हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम सभी लोग मिलकर इस वीडियो में तत्पुरुष समास के जो भेद हैं, जिसमें द्विगु समास और कर्मधारय समास, इसको हम लोग सीखेंगे कि द्विगु समास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कौन कौन से उदाहरण जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको सीखेंगे, और कर्मधारय समास किसे कहते हैं इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द्विगु समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो द्विगु समास अब इसकी जो परिभाषा है कि इस समास का प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। संज्ञा होता है। आपसे यह पूछा जाए कि किसी समास में यदि पहला पद संख्या हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वहां पर कौन सा समास होगा, तो वहां पर आपका क्या होगा, आपको ये ध्यान देना कि प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए, कि पहला जो पद है वह किसी संख्या का बोध हो और दूसरा पद संज्ञा होना चाहिए। तो परिभाषा आपसे पूछा जाएगा कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा हो तो वहां पर कौन सा समास होगा, तो वहां पे आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। और यह समास परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कि इसका विग्रह कैसे करते हैं। तो समस्त पद और विग्रह, जैसे आपसे कहा गया कि तिरंगा शब्द, आपसे पूछा जाएगा तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तो तिरंगा जो शब्द है यहाँ पर ती, और ती मतलब क्या, तीन। तो तीन क्या है, संख्या है, जिसके कारण यहाँ पर आपका द्विगु समास है। तो यह इसका विग्रह कीजिए, तीन रंगों का समाहार। तीन रंगों का समाहार। जब भी इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने के लिए आपको समाहार शब्द या समुदाय शब्द जोड़ना होगा। तो तीन रंगों का समाहार तिरंगा। पंचवटी आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवटी शब्द में समास बताइए। तो पंचवटी शब्द में समास क्या है, द्विगु समास है। और इसका जब विग्रह करेंगे, पांच वटों का समाहार। क्या विग्रह होगा, पांच वटों का समाहार। आपसे कहा जाए चौराहा शब्द में समास बताइए। चौराहा, तो इसका होगा चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार। आपसे कहीं कहा जाए नवग्रह शब्द में समास बताइए। नवग्रह, नवग्रह में समास। तो नवग्रह, नव क्या है, संख्या है। जहां भी आपको संख्या दिखाई दे तो आपको बताना है दिए गए पद में द्विगु समास है। तो यहाँ पर नौ संख्या है, यहाँ चार संख्या है, यहाँ पांच है, यहाँ तीन है। तो जब पहला पद आपका संख्यावाची होता है तो वहां पर द्विगु समास होता है।
अब इसका विग्रह कीजिए तो 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार। आपसे कहा जाए त्रिफला शब्द में समास बताइए, त्रिफला। तो त्रिफला यहाँ पे तीन आ गया, तीन मतलब तीन, और फला मतलब फलों का समाहार। इसका विग्रह कीजिए, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार, त्रिफला। तो विग्रह आपको ऐसे ही करना है कि जहां पर आपको पहला पद संख्या दिखाई दे तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, पंचवटी बहुत पूछा जाता है, नवग्रह पूछा जाता है, चौराहा पूछा जाएगा, त्रिफला पूछा जाएगा। तो आपको बताना है दिए गए पद में जो समास है वह द्विगु समास है। आपसे कहा जाए कि दोपहर शब्द में समास बताइए, जैसे दोपहर, दोपहर शब्द में समास। तो यहाँ पर दो क्या है, संख्या है, तो इसके कारण यहाँ पर द्विगु समास है। इसका विग्रह कीजिए, 2 पहरों का समाहार, 2 पहरों का समाहार। जब भी इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर आपको समाहार शब्द जोड़ना है। और यह जो है पूछा गया था पीजीटी 2021 में, जहाँ दोपहर शब्द पूछा गया कि पीजीटी 2021 में पूछा गया था दोपहर शब्द में कौन सा समास है। आपसे पूछा त्रिभुज, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास। तो त्रिभुज का मतलब जिस आकृति में क्या हो, 3 भुजा हो, तो इसका विग्रह करेंगे 3 भुजाओं का समाहार। त्रिभुज का विग्रह 3 भुजाओं का समाहार। त्रिभुज, कहीं आपसे पूछा जाए अठन्नी, अठन्नी शब्द में समास बताइए। तो अठन्नी का मतलब 8 आनों का समाहार, 8 आनों का समाहार। आपसे कहा जाए चतुर्दिक, चतुर्दिक, चतुर्दिक का मतलब होता है 4 भुजाओं दिशाओं का समाहार। चतुर्दिक का जब विग्रह करेंगे हम तो होगा 4 दिशाओं का समाहार। तो दोपहर, त्रिभुज, अठन्नी, चतुर्दिक, यह सब पद जो है, इन पदों में क्या होगा आपका सब द्विगु समास होगा। आपसे कहीं जाए पूछा जाए त्रियोगी शब्द में समास होते हैं, त्रियोगी। तो यहाँ पर 3 क्या है, संख्या है, तो इसलिए हमको बताना है 3 युगों का समाहार। तो यह आपका द्विगु समास है। इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी इसमें जो पद पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट समास है यह। आपसे जैसे पूछा जाए चतुर्वेद में समास बताइए, चतुर्वेद, चतुर्वेद 4 वेदों का समाहार, 4 वेदों का समाहार। आपसे कहा जाए नवरत्न में समास बताइए, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, 9
रत्नों का समाहार। सप्त ऋषि आपसे पूछा जाए, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि में क्या होगा, 7 ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समाहार। आपसे कहा जाए शताब्दी, शताब्दी पूछ लिया जाए, शताब्दी में कौन सा समास, यहाँ भी क्या है, 100 वर्ष, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष हुआ, इसका विग्रह 100 वर्ष हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास हो गया। आपसे कहीं पूछा जाए पंचामृत में समास बताइए, पंचामृत, तो पंचामृत में समास क्या होगा, 5 अमृतों का समाहार और द्विगु समास, 5 अमृतों का समाहार। जहां भी आपको संख्या दिखाई दे तो वहां आपको बताना है इसमें द्विगु समास है, लेकिन कहीं कहीं संख्या होने पर भी वहां पर द्विगु समास नहीं होता है, जैसे आपका दशानन होगा, चतुरानन हो, एक दंत कहीं हो, तो यहाँ पर जो है संख्या होने के बाद भी आपका द्विगु समास नहीं होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। कुछ पद ऐसे हैं जिसमें आपका समास पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए पंसेरी शब्द में समास, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पंसेरी 5 शेरों का समाहार, द्विगु समास। आपसे पूछा जाए चारपाई, चारपाई में समास बताइए, द्विगु समास। कहीं लिखा गया हो इकहरा, इकहरा में समास बताइए, द्विगु होगा। त्रिभुवन बहुत पूछा जाता है, त्रिभुवन में समास। त्रिलोक में, ये सब पद आपको याद रखना है कि इन पदों में द्विगु समास होता है। सप्तपदी, सप्तपदी, कहीं पूछा जाए सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, कहीं सप्ताह लिखा गया हो, इन सब पदों में क्या होगा, आपका द्विगु समास होगा। कहीं चौमासा लिखा हो, आपसे पूछा क्या जा सकता है, चौमासा शब्द में समास बताइए, षटकोण शब्द में समास बताइए, तो सब में क्या है, द्विगु समास है। त्रिकाल कहीं लिखा हो, द्विगु समास। कहीं सतसई लिखा हो, सतसई, सतसई में द्विगु समास। कहीं अष्टाध्यायी लिखा हो, अष्टाध्यायी, इसमें भी द्विगु समास। पंचतत्व कहीं लिखा हो, द्विगु समास। अठवारा कहीं लिखा हो, अठवारा में समास बताइए, तो 8 संख्या है, द्विगु समास। कहीं लिखा हो षड दर्शन, षड दर्शन में द्विगु समास होता है। त्रिदोष कहीं लिखा हो, द्विगु समास। चौघड़ा कहीं लिखा हो, तो जहां भी आपको पहला पद संख्या दिखाई दे, देखिए पंसेरी 5 शेरों का समाहार, 4 1 3 3 7 7 7, तो संख्या पहला पद आपको दिखाई दे रहा है, तो इन पदों में आपका जो समास होगा वह कौन सा समास है, वह जो है द्विगु समास है। अब हम लोग जो है तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है उसको देखते हैं, जिसका नाम है कर्मधारय समास। कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं और
उसकी परिभाषा क्या है और कौन कौन से पदों में कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा भेद कर्मधारय समास। अब इस कर्मधारय समास में क्या होता है, दो नियम लगते हैं। इसमें दो नियम है। पहला नियम है, एक नियम है विशेषण विशेष से। विशेषण प्लस विशेष, एक नियम यह है। और जो दूसरा नियम है वह है उपमेय उपमान। उपमेय उपमान, यह इसके दो नियम हैं। कर्मधारय समास में क्या है, दो नियम है। इसी नियम पर पूरा समास होता है। अब सबसे पहले हम लोग समझें कि विशेषण क्या है, विशेष क्या है और उपमेय उपमान क्या होता है। उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपमेय क्या है। उपमेय किसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता उपमेय का मतलब होता है कि आपकी दो वस्तुएं होती हैं, तो एक वस्तु की तुलना की जाती है, तो जिसकी उपमा दी जाए या तुलना की जाए, जिसकी उपमा दी जाए, कि जिस वस्तु की उपमा दिया जाएगा, उपमा का तात्पर्य क्या होता है, तुलना। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं, तो यहाँ पर जिस वस्तु की उपमा दी जाती है, जिसकी तुलना की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है, उपमान जिससे उपमा दी जाए। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि उपमेय का मतलब जिस वस्तु की तुलना किया जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे आपसे कहा गया मुख चंद्र कह दिया गया, आपसे कहा गया मुख चंद्र। अब मुख चंद्र में दो वस्तु है, एक मुख है एक है चंद्र। अब यह मुख जो है यह क्या है, उपमेय है। यह क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान है। इस चीज को आपको समझना है कि जहां पर दो वस्तुएं हो, कितनी वस्तुएं हो, दो वस्तुएं हो, और एक की तुलना दूसरे वस्तु से किया जाता है, उसे उसमें उपमा अलंकार होता है। अब उपमेय क्या है कि जिसकी तुलना के, किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की तुलना कर रहे हैं, तो मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए मुख क्या है, उपमेय है। और किससे तुलना हो रही है, उपमान से, कि जिससे उपमा दी जाए वही क्या होता है, उपमान होता है। आपसे पूछा जाए मुख चंद्र में समास बताइए, तो हमें बताना है कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा मुख चंद्र में। तो अभी ये वाला हो गया। इसके बाद पहले देखते हैं हम लोग विशेषण और विशेष। इसके पहले की वीडियो में विशेषण वाले में आपको विशेषण विशेष बता दिया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं विशेषण क्या है, विशेष क्या है। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण का मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द या बताने वाले शब्द
को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताएंगे वही विशेष होता है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि नील कमल कह दिया जाए, आपसे क्या कहा जाए, नील कमल। नील कमल में आप जो है, अब यहाँ पहला पद क्या है, नीला, और नीला यह क्या है, विशेषण है। पहला पद नीला है, यह विशेषण है, और कमल क्या है, यह जो है विशेष है। तो जहां पर विशेषण और विशेष का नियम लगता है वहां भी कर्मधारय समास होता है। और जहां पर जो है क्या हो कि उपमेय उपमान का नियम हो तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी जो दोनों परिभाषाएं हैं, कर्मधारय समास की परिभाषा। तो परिभाषा भी पूछा जाता है कि आपसे यह पूछा जाएगा कि जिस समास में उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ कौन सा समास होगा, या विशेषण विशेष का संबंध हो तो कौन सा समास होगा। तो इसकी जो परिभाषा है उसमें हम लोग देखते हैं कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण, कर्मधारय समास का पहला पद क्या होता है, विशेषण होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पहला पद होता है वह क्या है, विशेषण होता है। तथा दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होगा। दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष या संज्ञा होता है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा अथवा विशेष से हो वहाँ कौन सा समास होगा। तो हमको बताना है वहाँ पर जो है कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। इसकी जो दूसरी परिभाषा है उसमें है जब एक पद क्या हो, उपमान हो। एक पद उपमान और जो दूसरा पद है और दूसरा पद क्या होना चाहिए, उपमेय होता है। पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उपमेय हो, जब एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तब वहां कर्मधारय समास होता है। यह दो परिभाषा आपको याद रखना है कि उपमेय उपमान की बात हो या विशेषण विशेष की बात हो तो हमें बताना है वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। अब हम लोग देखेंगे जो कर्मधारय समास है इसका उदाहरण क्या क्या होता है।
कि कौन से पद में कर्मधारय समास होगा। तो जो कर्मधारय समास में समस्त पद और इसका विग्रह। अब इसमें जो पहला नियम है उसी को हम लोग देखते हैं। पहला नियम इसका क्या था, विशेषण विशेष वाला पहले देख लेते हैं। क्या देखेंगे, विशेषण प्लस विशेष से, विशेषण प्लस विशेष के जो उदाहरण है उसको हम लोग अभी देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो उपमेय उपमान का उदाहरण है उसको देखेंगे। तो विशेषण विशेष का जो नियम है उसके देखिए कि कौन कौन सा पद इसमें आता है। तो इसमें जो आएगा, किसी आपसे कहा गया महाकवि, महाकवि में आप जो है समास बताइए। तो महाकवि, यहाँ पर पहला पद आपको क्या मिलता है, महान। और महान क्या होता है, विशेषण होता है। कवि जो है विशेष है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। इसका विग्रह कीजिए महाकवि का। महान है जो कवि, महान है जो कवि। वह महाकवि। आपसे कहा जाए महात्मा, महात्मा शब्द में समास बताइए। महान है आत्मा जो। और इसका जब विग्रह आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इस पद में क्या है, कर्मधारय समास है। महान है आत्मा जो आत्मा महान है उसी को महात्मा कहा जाता है। इसमें भी कर्मधारय समास है। कहीं लिखा गया हो महावीर शब्द में समास बताइए। महावीर, तो महावीर में भी आपको बताना है महान है, इसका विग्रह क्या होगा, पहले विग्रह कीजिए। अब विग्रह के बाद ही हमको पता चलता है कि इस समास में, इस पद में कौन सा समास है। महान है वीर जो, या जो वीर, महान है जो वीर, वही महावीर। तो महावीर पद में आपका कर्मधारय समास। कहीं लिखा हो नील कमल, नील कमल में समास बताइए। तो नील कमल जो है, नील कमल। अब नील कमल शब्द में नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। नीला है जो कमल, नील कमल। कहीं लिखा हो पीत सागर, पीत सागर में समास बताइए। तो पीत मतलब होता है पीला, और पीला है सागर जो, पीला है सागर जो, या जो सागर, पीला है जो सागर, वही पीत सागर। आपसे कह दिया जाए परमेश्वर शब्द में समास बताइए। परमेश्वर, तो परम है ईश्वर जो, परम है जो ईश्वर। तो परमेश्वर शब्द में समास क्या होगा आपका, कर्मधारय समास है। अब हम लोग देखेंगे जो उपमेय उपमान का नियम है उस पर कौन सा पद उदाहरण के रूप में आता है। तो उपमेय उपमान का नियम हम लोग देखते हैं। तो उपमेय उपमान पहले हम लोग समझ चुके हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या है। उपमेय उपमान में जैसे आपसे कहा जाए चरण कमल शब्द में समास बताइए। चरण कमल। अब चरण कमल शब्द में समास बताना है तो कमल के सादृश्य चरण, इसका विग्रह पहले कीजिए। जब विग्रह करेंगे तभी समझ में आए। कमल के सादृश्य, सादृश्य का मतलब समान, सादृश्य चरण। इसका विग्रह इस प्रकार से होगा कि कमल के सादृश्य चरण
तो इसमें कर्मधारय समास होगा। कहीं लिखा हो मृगलोचन, मृगलोचन, मृगलोचन शब्द में समास क्या होगा? कर्मधारय है। इसका जो विग्रह कीजिए, मृग के सादृश्य, मृग के सादृश्य लोचन, लोचन मतलब होता है आंख या नेत्र जिसको बोलते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो यहां पर होगा चंद्रमा के सादृश्य मुख, चंद्रमा के सादृश्य मुख। आपसे कहा जाए घनश्याम, घनश्याम शब्द में समास बताइए। तो यहाँ पर भी होगा घन की तरह श्याम, घन की तरह श्याम में आपका कर्मधारय समास, घन की तरह श्याम। आपसे कहा जाए लौह पुरुष में समास बताइए, लौह पुरुष। और जो लौह पुरुष है इसमें क्या कहेंगे? लोहे के सादृश्य पुरुष, लोहे के सादृश्य पुरुष, लौह पुरुष में कर्मधारय समास होगा। आपसे कहा जाए विद्यारत्न, विद्यारत्न में समास बताइए। तो विद्यारत्न में भी क्या होगा? विद्या के सादृश्य रत्न, विद्या के सादृश्य रत्न। समास क्या होगा आपका? कर्मधारय ही समास है। और कुछ पद हैं जिसमें कर्मधारय समास होता है। जैसे आपसे कहा जाए मुख कमल में समास बताइए, मुख कमल, इसमें भी कर्मधारय समास है। कहीं कहा जाए मुख चंद्र भी कहा जाए तब भी कर्मधारय समास है। चंद्रमुख या मुख चंद्र दोनों में कर्मधारय समास। मृग नयन कहीं पूछा गया हो तब भी जो है कर्मधारय समास होगा, मृग नयन। कहीं लिखा हो परमानंद, परमानंद में भी क्या होगा? आपका कर्मधारय समास। कहीं लिखा हो पुरुष सिंह, लिखा हो पुरुष सिंह, कर्मधारय समास। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा कि जो तत्पुरुष समास है उसके दो भेद थे, जिसमें आपका कर्मधारय और द्विगु समास था। उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। और जो है इसके पहले की जो वीडियो है उसमें आपको जो है समास का अर्थ, समास की परिभाषा, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास उसमें पढ़ाया जा चुका था। और आज के वीडियो में हम लोगों ने इस समास को देखा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि आज इस वीडियो में द्विगु समास और कर्मधारय समास दोनों समाप्त होता है। और यह आपको यदि वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।